अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ जुनूनियत बाय अली शाह पार्ट 13। वो अपने बेड पर लेटी मुसलसल सागर काज़मी की बातों के बारे में सोच रही थी। क्या इतना आसान था सब कुछ भूल भाल कर उसके साथ चले जाना, अपने बाप की तरबियत को शर्मिंदा करना, अपनी माँ को रुस्वा करना। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वो ये गलती नहीं कर सकती जो सागर काज़मी उसे करने के लिए कह रहा था। उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो सागर काज़मी की मोहब्बत को अपने माँ बाप की तरबियत से आगे नहीं ले जा सकती थी। उसने सोचा क्यों ना वो इस बारे में अपनी माँ से बात करे, मुमकिन था कि वो उसके जज्बात को समझ जाए। इस सोच के साथ वो एक उम्मीद लिए अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। माजी, भाई आपने घर में किसी को बताया कि आप, मेरा मतलब है मैंने आपसे कहा था ना, कैसे भी बाबा जान के कानों में मेरी शादी की बात डाल दे। आप मेरी बीवी के बारे में उन्हें बताएं, मुझे यकीन है वो मेरी बात को समझेंगे। वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे जज्बात को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने एक अच्छी लड़की को अपना जीवन साथी चुना है, और उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें फ़ौरन ही निकाह करना पड़ गया, वरना मैं आपको ये बात ज़रूर बताता। देखो अहमर, ये बात इतनी जल्दबाजी में बताने वाली हरगिज़ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना कि आजकल बाबा जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। यहाँ काफ़ी सारे मसाइल हो चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये बात मैं उन तक पहुँचा दूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उनके कानों में ये बात डाल दूँगा। वो उसे समझाते हुए बोले, जबकि अहमर मज़ीद कुछ भी नहीं बोल पाया था। फ़ोन बंद करने के बाद वो कितनी ही देर ये सब कुछ सोचता रहा। दूसरी तरफ दादा जान घर वापस आ चुके थे। उन्हें कमरे में छोड़ने के बाद वो बाहर आया तो दीशम को सोफे पर बैठे हुए देखा। वो उसके साथ ही आकर बैठ गया, जबकि दीशम ने एक नज़र उसे देखा। हरम के बारे में कुछ पता चला? वो बेचैनी से उसे देखकर पूछने लगी थी। हाँ, पता चल गया सब कुछ उसके बारे में, और बार बार हरम हरम करना बंद कर दो अब। ना तो वो इस घर का हिस्सा है और ना ही यहाँ कभी वापस आएगी। वो ज़रा सख्ती से बोला। दीशम उसे घूर कर रह गई। क्या मतलब है आपका, आपकी इस बात का? कहाँ है हरम, और उसका नाम क्यों ना लूँ मैं? वो क्यों वापस नहीं आएगी घर में? वो गुस्से से बोली थी, जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही बाकी सब लोग भी वहां पहुंच गए थे, क्योंकि वो भाग चुकी है, इस घर से हमेशा के लिए जा चुकी है। वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोला, जबकि दीशम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। बकवास करते हैं आप, शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। अपनी बहन के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। कम अज़ कम इतना तो ख्याल करें, अपनी बहन की पाकीज़गी पर उंगली उठाते आपको ज़रा शर्म नहीं आती? जब आप उसे तलाश नहीं कर सके तो उसकी ज़ात पर यह घटिया इल्ज़ाम लगा दिया आपने। अगर आप उसे ढूंढ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी और उसे ढूंढ कर लाऊंगी। वो गुस्से से कहती वहां से जाने ही लगी थी, जब अगले ही लम्हे खुदाश ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। कहाँ जाओगी उसे ढूंढने? कब्रिस्तान में, क्योंकि मैं तो उसे ख़त्म करके हमेशा के लिए दफन कर आया हूँ। वो इतनी ज़ोर से गुर्राया कि सारी हवेली में उसकी आवाज़ गूंज कर सन्नाटा छा गया। ये सब कुछ क्या है, और आप ये सब कुछ क्यों लेकर आए हैं? दूसरी तरफ आपने तो कहा था कि हम दोनों साथ जाएंगे शॉपिंग के लिए। वो उसे बहुत सारी शॉपिंग के बैग पकड़ाकर दिखाने लगा, जिस पर उसका मूड बुरी तरह से ख़राब हुआ था। इरादा तो मेरा तुम्हें साथ लेकर जाने का था जान, लेकिन नहीं लेकर जा सका, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अंधेरा हो रहा था तो वापस आते आते हमें और भी ज़्यादा वक्त लग जाता। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही है, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद है। वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए उससे पूछने लगी थी, या फिर उसे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, तुमने मुझे बताया था, और आइसक्रीम का डब्बा मैं अभी लेकर आया हूँ। तुम्हारी चॉकलेट उसके अंदर है। वो खुद ही बैग खोलते हुए चॉकलेट का डिब्बा निकाल कर उसे देने लगा, और फिर लम्हे में उसके चेहरे पर छाई उदासी खुशी में बदल चुकी थी। उसकी खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिया था। ये शाम को नहीं याद पड़ता था कि आज से पहले उसने किसी की इतनी परवाह की हो, या किसी की ऐसी कोई बात याद रखी हो। लेकिन हर किसी और उसकी हरम में फ़र्क भी तो बहुत था। आप बहुत अच्छे हैं सर, चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए थैंक यू। वो पैकेट खोलते हुए उससे कहने लगी। यार, तुम मुझे सर कहना छोड़ नहीं सकती? उसे देखते हुए पूछने लगा। सर को तो सर ही कहते हैं ना, अब सर ना बोलूँ तो फिर क्या बोलूँ? वो कुछ कंफ्यूज थी। शौहर को क्या बोलते हैं? ईशान ने दिलचस्पी से पूछा। शौहर को तो नाम से नहीं बुलाते, उनको ए जी ओ जी कहकर पुकारते हैं। वो उसे दांत दिखाते हुए बोली। उसके अंदाज पर ईशान का कहा बेसाख्ता था। मतलब मैं आपको ए जी ओ जी कहकर बुलाऊं? उसे हंसते देख कर उसने पूछा।
छोड़ो इस मौजू को, बताओ क्या खाओगी? आज मैं मटर लेकर आया हूँ। वो मौजू ख़त्म करते हुए बोला, उसके साथ ही किचन की तरफ जाने लगी। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, चॉकलेट खाऊंगी, आप अपने लिए कुछ भी बना लें। आपको खाना बनाना किसने सिखाया? आपकी अम्मा ने? मुझे भी मेरी अम्मा कहती थी खाना बनाना सीखो, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती मैं किचन में नहीं जाऊंगी। हाय अल्लाह, मेरी सालगिरह! वो सर पर हाथ मारते हुए बोली तो ये शाम उसे देखने लगा। क्या हुआ हरम, तुम ठीक तो हो? वो परेशानी से उसे देखकर पूछने लगा था। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। परसों मेरी सालगिरह थी, किसी ने भी मुझे विश नहीं किया, किसी ने भी मुझे गिफ्ट नहीं दिया। मेरा केक, वो उदासी से कहने लगी, जबकि उसकी उदासी ने ये शाम को परेशान कर दिया था। चुप, रोना नहीं, बिल्कुल मत रोना। एक आंसू ना आए आंख में। क्या हुआ अगर तुम्हारी सालगिरह की डेट गुजर गई? सालगिरह तो हम कभी भी मना सकते हैं ना। मैं अभी तुम्हारी सालगिरह मनाता हूँ। जाओ जल्दी से प्यारा सा तैयार होकर आओ। हम दोनों बाहर डिनर करेंगे और केक भी काटेंगे। वो बेहद मोहब्बत से उसकी दोनों गालों को साफ करते हुए बोला, जहाँ पानी के नन्हे नन्हे कतरे गिर चुके थे। और मेरा गिफ्ट? उसने मुड़कर उसे देखकर पूछा। मेरी जान, मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा, तुम जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। वो उसे अपने साथ लेके किचन से बाहर आया, फिर अपनी पसंद की एक ड्रेस निकाल कर उसके हवाले की, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। हरम को भी वो रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस बेहद पसंद आई थी, इसीलिए उसने फ़ौरन उसकी पसंद को कबूल कर लिया था। वो चेंज करने चली गई थी जब ये शाम ने किसी रेस्टोरेंट में फ़ोन करके एक टेबल बुक करवाया था और बाकी इंतजामात भी करने लगा। वो हरम के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ, झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बेयकीनी से देखकर उसे चीखने लगी थी। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या ज़रूरत है मुझे झूठ बोलने की? और कोई लड़की अगर घर से भाग गई हो तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? वो सवालिया अंदाज में बोला था। मुझे ऐसे मत देखो दिशम, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, उसे ख़त्म करके हमेशा के लिए दफना आया हूँ मैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, झूठ बोल रहे हैं आप, वो बेयकीनी के आलम में बोली थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस ख़ानदान ने इस गांव के बहुत सारे उसूल बनाए हैं। अगर हम दूसरों के लिए उसूल बनाते हैं तो उन उसूलों पर हमें भी चलना पड़ता है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा और कोई नहीं। चटाक, राहत साहब का जोरदार थप्पड़ उसको खामोश करवा गया था। ये क्या बकवास की है तुमने? बोलो, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो खुदाश। तो क्या? तो क्या बाबा जान, बोले तो क्या? क्या करेंगे आप? क्या ये उसूल आपने नहीं बनाया था कि घर से भागी हुई लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है? तो फिर आप मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपके बनाए हुए उसूलों को फॉलो किया है। आपको तो मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए ना कि मैंने आपके उसूलों पर चलकर आपका हुक्म माना है। वो उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसके लबो लहजे में किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज़ ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया था। ज़मीन पर पड़ा दिशम का वजूद होश व हवास से पूरी तरह बेगाना था। खुदाश के इस रूप ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी नाजुक से वजूद को उठाता बाहर की गाड़ी की तरफ दौड़ा था। बहुत शदीद झटका लगा है इन्हें, किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा टेंशन ली है इन्होंने। खुदा का शुक्र है कि नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गया। उनकी हालत बहुत ख़राब है, इनका ख़ास ख्याल रखें और टेंशन से दूर रखें इन्हें। डॉक्टर हिदायत देते हुए बोल रहा था। दिशम अब तक बेहोश थी। खुदाश की बात ने यकीनन उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर छोड़ा था, लेकिन ये सब कुछ बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था। पता नहीं किस तरह से, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैलती जा रही थी कि हरम घर से भाग चुकी है। दादाजान ने हरम को ढूंढने या उसके बारे में कोई भी सवाल करने से मना कर दिया था। दादाजान सब कुछ जानने के बावजूद भी उससे कुछ भी नहीं बता रहे थे और ऐसे में अपनी बहन को उल्टी सीधी बातों से बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये गांव के उसूलों में शामिल था कि घर से भागी हुई लड़की को या तो पत्थर मार कर कारी कर दिया जाता था या फिर आग लगाकर कत्ल कर दिया जाता था, और यही वो डर था जिसकी बिना पर यह गाँव उस जुर्म से महफूज था। उसे यकीन था उसकी बहन बिल्कुल बेकसूर होगी, लेकिन दादा जान ने कहा था वो जहाँ भी है बिल्कुल महफूज है। उनकी बात पर यकीन करके उसने इतना बड़ा फैसला किया था, वरना गांव वाले उसे कहीं से ढूंढने की कोशिश करते और अगर वो मिल जाती तो उसके साथ क्या होता ये वो सोचना भी नहीं चाहता था। और इस सब में उसके घर वालों को अलग टॉर्चर किया जाता। फिलहाल यही बेहतर था कि वो घर के मुलाजमों के सामने हरम की मौत का झूठा ड्रामा कर दे। बाद में जब हरम वापस आएगी तब सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल दादा जान भी इस कंडीशन में नहीं थे कि उन्हें किसी तरह की टेंशन दी जाए।
और इस वक्त उसे जो समझ में आया उसने वही किया था। लेकिन इस सब का दिशम पर इतना खतरनाक असर होगा ये उसके वहम गुमान में भी नहीं था। लेकिन ये भी सच था कि फ़िलहाल वो दिशम को भी कुछ नहीं बता सकता था। उसे ये ड्रामा मज़ीद करना था। अपनी अम्मा के अलावा उसने ये बात और किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि शायद वो बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ, नहीं सागर, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप इस सोच पर आप ये सोच पर दिमाग से निकाल दे। प्लीज़, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी जो मेरे वालिदैन को शर्मिंदा कर दे। वो साफ इनकार कर चुकी थी। सागर इसे कितने दिनों से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनके दोनों ख़ानदान ये बात कबूल करने को तैयार नहीं है, इसीलिए उन्हें अब बीच का रास्ता निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हमारी शादी नामुमकिन है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो हमें ऐसे करना होगा। देखो, मैं भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। एक लड़की की इज्जत को मैं भी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे ख़ानदान की बदनामी होगी, बहुत बुरा होगा हमारे जाने के बाद, लेकिन अपनी मोहब्बत को एक नाम मिल जाएगा, हमें एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें जो करने के लिए फ़ोर्स कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हमें एक कदम उठाना होगा। जो कदम हम दोनों के लिए सही है वो उठाए। आप अपनी फैमिली को इस रिश्ते के लिए मनाएं, मैं अपनी फैमिली को राज़ी करूंगी। मैंने अपनी अम्मा को बता दिया है। फ़िलहाल तो वो काफ़ी गुस्सा हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। आप अपने घर वालों को समझाएं और रिश्ता लेकर आए। हमें एक दूसरे की फैमिली को समझाना चाहिए, ना कि ऐसे उल्टी सीधी सोच अपने दिमाग में लानी चाहिए। उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि सागर नफ़ी में सर हिलाकर रह गया, जैसे वो आने वाले कल को जानता हो। अब दूसरी तरफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गर्ल, डियर गुड़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। श्याम उसके पास खड़ा गुनगुना रहा था, जबकि दूसरी साइड पर यह शाम था। उसने इन दोनों की मौजूदगी में केक काटा, बहुत खुश नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में श्याम ने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत होटल में टेबल पर एक प्यारी सी बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम कर लिया था और अब उनकी मौजूदगी में अपनी बर्थडे को स्पेशल बना रही थी। उसने केक काटा, केक का टुकड़ा उठाते हुए खुद अपने हाथों से श्याम को खिलाया और फिर श्याम को भी खिलाया। ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। श्याम ने एक बहुत ही खूबसूरत पैक गिफ्ट उसके हवाले किया था। उसके इसके अंदर क्या है, उसने दिलचस्पी से पूछा। गिफ्ट सीक्रेट के बारे में बताना तो नहीं चाहिए कि अंदर क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ। इसमें लेडीज़ वॉच है। मैंने आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं नहीं जानता कि लड़कियों को किस तरह के गिफ्ट पसंद होते हैं, इसीलिए तुम इसे कबूल कर लो, मुस्कुराते हुए कह रहा था। थैंक यू सो मच। वैसे भी मेरे पास वॉच नहीं थी। उसने खुशी खुशी उस तोहफे को कबूल किया। अब वो ईशान की तरफ देख रही थी, यकीनन उसकी तरफ से भी गिफ्ट की मुंतज़िर थी। उसने मुस्कुराते हुए एक गिफ्ट उसके हवाले किया था। ये तो बहुत भारी है, इसके अंदर क्या है, तुम खुद देख लो। उसने श्याम की तरह बताया नहीं था, इसीलिए वो उसका गिफ्ट भी खोलने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो अपनी एक्साइटमेंट को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। उसने एक बेहद नफीस मगर खूबसूरत सा नेकलेस निकाल कर अपने हाथ में लिया था, जबकि उसके चेहरे पर खूबसूरत रंगों को देखकर वो मुस्कुरा दिया था। ये मेरे लिए है? उसने चमकते हुए डायमंड्स नेकलेस को देखकर फिर से यकीन दहानी के लिए पूछा। तुम्हारे लिए ही है, और बेचारा किसे गिफ्ट देगा? श्याम ने उसे यकीन दिलाया था। पहनाए मुझे। वो फौरन उसके आगे आ रुकी तो ये शाम ने भी ताखीर ना की थी। थोड़ी ही देर में वो खूबसूरत नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन की जीनत बन चुका था। आपको पता है, आज तक मुझे कभी किसी ने ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की। सब मुझे बच्चों वाले गिफ्ट देते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, मैं सबको दिखाऊंगी ये। वैसे बाकी सब ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लिया होगा, ये तो मैं वापस हवेली जाकर उनसे पूछूंगी। अगर कोई भूल गया हुआ ना मेरा गिफ्ट, तो उसकी खैर नहीं। कहाँ जाओगी तुम? वो उसे देखते हुए बोला। हवेली वापस, और कहाँ, हरम हुनूस वैसी ही थी। लेकिन इसकी बात पर कब ये शाम को गुस्सा आया ये उसे पता भी ना चला, लेकिन अपने बाजू पर उसकी सख्त गिरफ्त महसूस करती वो उसकी तरफ खींच चुकी थी। कौन सी हवेली? वो आंखों में गुस्सा लिए उससे सवाल कर रहा था। हवेली मतलब मेरी हवेली, मेरा घर? उसके अंदाज पर गुस्सा करने लगी थी। तुम्हारा घर वो है जहाँ मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, जहाँ हम दोनों रह रहे हैं, वो है तुम्हारा घर। खबरदार जो आज के बाद हवेली का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया। कहीं नहीं जाओगी तुम, हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगी तुम। वहाँ रहोगी जहाँ मैं रहूँगा। कोई हवेली नहीं है तुम्हारी, कोई नहीं है तुम्हारा मेरे सिवाय।
बस हम ही एक दूसरे के हैं, याद रखना। वो शदीद गुस्से में बोल रहा था जब अचानक हरम की आंखों में आंसू बहने लगे। ये शाम, ये ये सयाम ने कुछ कहना चाहा। बुरे हैं आप, नहीं नहीं रहना मुझे आपके साथ, नहीं चाहिए मुझे आपका गिफ्ट, खोले इसे वापस। उसने नेकलेस खोलना चाहा लेकिन वो ना खुला। श्याम सर, मुझे अपने साथ ले चले, वो बुरी तरह से रोते हुए बोल रही थी, जबकि उसके रिएक्शन पर यह शाम को भी अपने सख्त रवैये का एहसास हो गया था। वो इतनी जल्दी उसके घर वालों को भूलने पर मजबूर नहीं कर सकता था। उसे आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी आदत डालनी थी और अपनी आदत डालने के बाद उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना था। सॉरी हरम, उसने फौरन कहा, जबकि श्याम उसे देख कर रह गया। वो किसी को सॉरी भी बोल सकता है, इस बात की कोई सॉरी नहीं होती। इतने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा, दर्द हो गया मुझे। वो बाजू से हिलाने लगी। आई एम सो सॉरी हरम, वो माजत करने लगा था, जबकि श्याम उन दोनों को आपस में मगन देख के आहिस्ता से निकल गया था। आप दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, उसने उंगली उठाकर पूछा था, जब ये शाम ने फौरन उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। तुम आइंदा मेरे सामने किसी दूसरे तीसरे का जिक्र नहीं करोगी और ना ही कहीं जाने की बात करोगी, तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसका हाथ अपने लबों से लगाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर हरम कुछ भी नहीं बोल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चुप हो गई थी, जबकि उसका नाजुक सा वजूद थाम कर अपने सीने से वो लगा चुका था। दूसरी तरफ, हाँ ये सारा सामान रखो मेरा, मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। उसे ड्राइवर के आने की खबर मिली तो फौरन ही अपना कुछ सामान लेकर बाहर आ गई थी। वो उसके हुक्म पर हाँ में सर हिलाता और उसका सामान डिग्गी में रखने लगा था, जबकि वो बाकी तमाम सामान भी ले आई थी। शायद अब उसे वापस इस हॉस्टल में कभी नहीं आना था जहाँ उसने ज़िंदगी के इतने बरस गुजार दिए थे। उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, उसकी शादी होने वाली थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। वो शख्स कैसा होगा ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन उसने अपने नाना जान से कहा था कि वो मर्द बदकिरदार नहीं होना चाहिए। उसे बदकिरदार मर्दों से नफरत थी। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान चाहती थी जो खालिस सच्ची मोहब्बत करे, ना कि जगह जगह मुँह मारे। ऐसी औरतें भी सख्त नापसंद थी जो अपने शौहर, अपनी मोहब्बत को छोड़कर किसी दूसरे के साथ वक्त गुजारी करती, जो मोहब्बत में किसी को धोखा देकर किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती थी। मोहब्बत एक बहुत अनमोल जज्बा है जो किसी के दिल में बस एक बार पैदा होता है। ये रोज़ रोज़ पैदा होने वाले जज्बे मोहब्बत नहीं कहलाते। मोहब्बत बस एक दफ़ा होती है और फिर वो सारी ज़िंदगी रहती है। और ये मोहब्बत सिर्फ निकाह के दो बोल से शुरू होती है। आए दिन होने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। और वो जानती थी कि निकाह के दो बोल के साथ ही वो शख्स उसके दिल में उतर जाएगा, अपनी हर खूबी हर खामी के साथ। दूसरी तरफ वो उसकी मेडिसिन लेकर कमरे में आया तो वो उसे देखते ही चेहरा फेर गई थी। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज का पूछ कर आया हूँ, हम घर जा सकते हैं। वो कल रात से ही यहाँ पर थे। उसको तकरीबन रात के 3 बजे के करीब होश आया था और जागने के बाद भी उसका पहला सवाल यही था कि उसकी हरम कहाँ है। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं कि हरम मर चुकी है और उसका कातिल और कोई नहीं बल्कि उसके नाज नखरे उठाने वाला उसका भाई खुदाश काज़मी है। दिशम ने उसकी बात का जवाब नहीं ना दिया, बस सामने रखे जग को घूरती रही। इतना अच्छा लग रहा है जग, तो बताओ घर ले चलते हैं इस जग को। वो ग्लास के पास रखे जग को उसकी नज़रों के हिसार में देखते हुए बोला, लेकिन वो जवाब में कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी नाराज़गी को समझकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। घर जाकर नाराज़ हो जाना, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है। वो आहिस्ता से उसका बाजू थामने लगा। हाथ मत लगाना मुझे, पीछे रखो अपना हाथ। कातिल, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन का कत्ल करते हुए? और उस गंदे हाथ से मुझे छुआ तो खबरदार जो मेरे करीब भी आए, मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। वो अचानक हुर्राते हुए बोली थी। उसका अंदाज खुदाश के लिए हैरत अंगेज था। दीशम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गुस्से से बोला था, क्योंकि बाहर कुछ नर्स उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई थी। दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है, और देखना मैं तुम्हें भी आज़ाद नहीं घूमने दूंगी। तुमने मेरी हरम को मारा है ना, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें जेल पहुंचाऊंगी। ये मत सोचना किसी का कत्ल करके आराम से घूमते रहोगे तुम्हें फांसी का फंदे तक ना पहुंचाया तो मैं भी इस खानदान की बेटी नहीं। वो गुस्से में बोलते हुए ये भी भूल चुकी थी कि वो किसके बारे में और किसके सामने बात कर रही है। ज़बान को लगाम दो दिशम, वरना मैं भी यहीं पर खड़े खड़े साबित कर दूंगा कि मैं भी उसी खानदान का बेटा हूँ। वो एक ही झटके में उसका बाजू पकड़ते हुए उसे खड़ा कर चुका था। शदीद गुस्से के आलम में वो ये भी भूल चुका था कि वो किस कंडीशन में है। बस उसका हाथ थाम कर घसीटते हुए उसे अपने साथ ले गया। खुदाश, मेरा हाथ छोड़े, मुझे नकाब करना है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली थी। मेरे होते हुए भी कोई तुम पर निगाह उठाकर देखे तो लानत है मेरे मर्द होने पर। अपनी बात मुकम्मल करता वो उसे उसी अंदाज में घसीटते हुए गाड़ी के सामने ले गया, जबकि दिशम भी अपना मज़ीद तमाशा ना बनवाते हुए खुद ही गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई थी।
उसे घर लाने के बाद वो चला गया था। वो कमरे तक भी उसे छोड़ने नहीं आया था। रास्ते में उसने उससे कोई भी बात नहीं की थी। वो सारे रास्ते अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आया था, जबकि दिशम इस बात पर आंसू बहाती रही कि उसकी छोटी सी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस बात से ज़्यादा दिशम को इस बात का अफसोस था कि जिसने ये हरकत की थी उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी, कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो आज़ाद घूम रहा था। एक मासूम का कत्ल करने के बाद बिना किसी तरह के डर और खौफ के, क्या उसे उसका ज़मीर मलामत नहीं कर रहा था? और दादाजान ने क्या उसे कुछ नहीं कहा था? क्या उनके लिए भी ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी कि उनकी सबसे छोटी पोती कत्ल हो चुकी है और उसका कातिल उनका लाडला पोता है? कमरे में आने के बाद वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। हरम की मौत को कबूल करना उसके लिए नामुमकिन था। सब्र करो दिशम, हम भी तो सब्र कर रहे हैं ना। वो हमारी भी अपनी थी, हमारी भी बहन थी, हमें भी उसकी मौत का अफसोस है, लेकिन तुम्हारे या हमारे आंसू से वापस तो नहीं ला सकते ना। हौसला रखो, जो कुछ हुआ भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद दादाजान ने हरम का इस हवेली में नाम लेने से भी मना कर दिया है। दादाजान ने कहा है कि जिसने भी हरम का नाम लिया वो उससे खुद से जुड़ा हर रिश्ता ख़त्म कर लेंगे और कभी मुड़कर उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। नीदम के पास खड़ी वो उसे बता रही थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या ये दादाजान के अल्फाज थे? इसका मतलब था कि जो कुछ भी हुआ है वो दादाजान के हुक्म से ही हुआ है, यानी कि इस सब में दादाजान भी शामिल है। उन्हें भी अपनी पोती की मौत का कोई अफसोस नहीं है। उसके अंदर एक दर्द सा उठने लगा। क्या इतनी बेमोल थी इस खानदान की बेटियों की जान? दीदम और सामिया उसे समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन उसके आंसू ना रुके। वो हरम की मौत का शोक मना रही थी और कोई शायद दादाजान के डर से उसका नाम भी ना ले, लेकिन वो खामोश नहीं रह सकती थी। उसे खुदाश का आज़मी को उसके किए की सज़ा दिलवानी थी। उसे उस मासूम को इंसाफ दिलवाना था जिसकी ज़बान इस कमज़र्फ़ को वीरो वीरो कहते नहीं थकती थी। वो चुप नहीं बैठ सकती थी। उसकी हरम ऐसी न थी कि किसी के साथ भाग जाती। वो जूती तक अपनी मर्ज़ी से ना लेती थी तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा कदम कैसे अपनी मर्ज़ी से उठा लेती? दूसरी तरफ दादाजान ये सब क्या है? वो थोड़ी देर पहले ही जागा था। काफ़ी देर वो अमाया के रूम में आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो ना आई तो वो खुद ही फ्रेश होकर नीचे आ गया। रात भी वो उसके आने से पहले ही सो गई थी। उसने उसे जगाया नहीं था, बल्कि उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में लेकर सो गया था। और सुबह उसे पास ना देखकर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, जो अब मुमकिन न था। इसीलिए नीचे चला आया, लेकिन नीचे आने का भी उसे कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि अमाया तो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन दादाजान की तैयारियां देखकर वो हैरान ज़रूर हुआ था, इसीलिए सीधा उन्हीं के पास आ गया। तैयारी हो रही है तुम्हारे निकाह की, वो बड़ी खुशी से बता रहे थे। और कब है निकाह? वो परेशानी से पूछने लगा। आज ही है निकाह। आज जैसे ही रिदम आ जाएगी हम फ़ौरन उसके साथ तुम्हारा निकाह कर देंगे। अब हम तुम्हें कोई छूट नहीं देंगे ज़रियाम, अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। वो सब कुछ तो ठीक है दादाजान, लेकिन ये सब इतनी जल्दी आपने नहीं कहा था। आप तो कह रहे थे कि उसके आने के बाद आप ये सब कुछ सोचेंगे, फिर अचानक इतना जल्दी? दादाजान, उस लड़की के भी तो कुछ अरमान होंगे। आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाते हुए बोला, लेकिन दादाजान तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो उसकी बात पर इनकार कर चुके थे। हम उससे उसकी रजामंदी जान चुके हैं। उसे तुमसे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं और वो वही करेगी जो हम उसे करने के लिए कहेंगे। तो इस हिसाब से तुम भी अब किसी तरह का इनकार करने या कोई बहाना बनाने का कोई हक नहीं रखते। अब जो हम चाहेंगे वही होगा। उनका अंदाज हतमी था। ठीक है दादाजान, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये निकाह आज हो तो वलीमा भी आज ही होगा। वो उन्हीं के अंदाज में बोला। तुम हमारे सामने शर्त रख रहे हो? वो गज़बनाक अंदाज में बोले। अगर आप शर्त रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं आपके कहने पर निकाह के लिए राज़ी हुआ हूँ, तो आपको भी मेरे कहने पर मेरी बात माननी होगी। जिस तरह आप निकाह आज ही करना चाहते हैं, उसी तरह मैं भी ये वलीमा आज ही करना चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी और बच्चे को इज्जत की ज़िंदगी देनी है। वो भी अपने फ़ैसले पर डट चुका था। ठीक है, हमें मंजूर है। तुम्हारा वलीमा भी आज ही होगा और निकाह भी आज ही होगा। दोनों रस्म एक साथ ही की जाएगी। हमार फैसल, हमारी पहचान में मौजूद हर शख्स को आज शाम वलीमे की दावत दे दो। कह दो कि आज ज़रियाम शाह का वलीमा है, जो बहुत धूमधाम से किया जाएगा। वो फैसला सुनाते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा चुके थे, जबकि ज़रियाम ने फ़ौरन ही अपने फ़ोन पे आने वाले मैसेज को देखा था।
काम हो गया, बस इतना सा मैसेज था, लेकिन जरियाम को जैसे वो मैसेज अंदर तक पुरसुकून कर गया था। दूसरी तरफ रिदम की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। वो एक अनजान बेड पर होश हवास खोए न जाने कितनी देर से पड़ी हुई थी। वो उठकर बैठ गई, आगे पीछे नज़र दौड़ाते हुए अपना दुपट्टा तलाश किया जो उसके बिल्कुल पास ही पड़ा था। उसने फौरन बेड पर पड़ा दुपट्टा ओढ़ते हुए उस कमरे को गौर से देखा था और फिर सुबह की बातें याद करने लगी। वो ड्राइवर के साथ हॉस्टल से निकली थी। वो ड्राइवर जिसको नाना जान ने भेजा था, उसी ने उसके साथ कुछ किया था। हाँ, उसने आधे रास्ते में गाड़ी रोक दी थी। उसकी वजह पूछने पर उसने कहा था कि गाड़ी में शायद पानी ख़त्म हो गया है। वो पानी लेने गया और जब वापस आया वो बाहर खड़ी थी उसी के इंतज़ार में, लेकिन उसने गाड़ी में पानी डालने के बजाय उसके मुंह पर कुछ रखा था, जिसके बाद उसे अब होश आया था। हाँ, उसे यहाँ वही ड्राइवर लेकर आया था। क्या इस आदमी को उसके नाना जान ने भेजा था या वो अगवा हो चुकी थी? लेकिन उसे अगवा कौन कर सकता था? वो भी इतने प्लान बनाकर कोई उसे यहाँ तक क्यों लाता? क्या था ये सब कुछ? वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आई और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन वहाँ कोई होता तो उसे सुनता। वहाँ तो शायद किसी इंसान का वजूद ही नहीं था। वो कितनी ही देर दरवाज़ा पीटती रही, उसे खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसे सही मायनों में खौफ आने लगा था। क्या हुआ था उसके साथ? कौन लाया था उसे यहाँ पर? वो यहाँ कैसे पहुंची थी? वो आदमी यहाँ उसे किस मकसद से लाया था? कितने ही सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करने लगे थे। और जिस चीज़ ने उसे अंदर तक डरा दिया था, वो डर अपने इज्जत के बर्बाद हो जाने का था। अकेली तन्हा लड़की जो न जाने यहाँ किस मकसद से लाई गई थी। कहीं नाना जान के दुश्मनों ने तो उसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की थी? हाँ, नाना जान उससे अपने दुश्मनों के बारे में बताते थे। वो कहते थे कि उन्हें कानो कान भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि उनकी नवासी जिंदा है। इसीलिए तो वो उससे खुद से दूर रखते थे, उसे अपने पास अपनी हवेली में नहीं रख सकते थे। उन्होंने उससे सबसे छुपा के रखा हुआ था। क्या ये राज खुल चुका था? क्या सबको पता चल चुका था कि वह हवेली आ रही है? या इस सब के पीछे कोई और ही था? लेकिन कौन? उसके दिमाग में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ ये ड्रेस पहनो, थोड़ी देर में पार्लर वाली लड़की आ रही है तुम्हें तैयार करने के लिए। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को तुम्हारा वलीमा है। चाची की खास मुलाजमा ने आकर फेंकने वाले अंदाज में उसकी ड्रेस उसके सामने रखते हुए उसे खबर दी थी। वो क्या कह रही थी उस पर यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस खानदान के लोगों ने उसे बहू कबूल कर लिया था? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। तो फिर ये सब क्या था? ये इस सब की सोच समझ से बहुत दूर था। मेरा मुंह देखना बंद करो, जल्दी से ये ड्रेस पहनो, थोड़ी देर में वो पार्लर वाली लड़की आने वाली है। बहुत बड़ी पार्टी है, इस इलाके के बड़े बड़े लोग और सब जागीरदारों को मदऊ किया गया है, इसीलिए ऐसे तैयार होना कि तुम जरियाम शाह की बीवी लगो। और हाँ, मुझे याद आया, बेगम साहिबा ने कहा था कि वो तुम्हें ये बात भी बता दूँ कि अपने वलीमे की खुशी में ज़्यादा खुश होकर तुम्हें हवाओं में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वलीमा सिर्फ और सिर्फ जरियाम शाह की ज़िद पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दादा जान के सामने दूसरी शादी के लिए अपना वलीमा शर्तिया रखा है, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को इज्जत से इस दुनिया में लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कल को उनके बच्चे को किसी तरह के बुरे हालात का सामना करना पड़े। और उसे मुकम्मल बात बताकर कमरे से वो बाहर निकल गई थी। जरियाम के दूसरे निकाह की बात पर तो उससे कल शाम को ही पता चल गई थी, लेकिन क्या जरियाम ये निकाह अमाया और उसके बच्चे के लिए कर रहा था? आखिर ये शख्स किस तरह और कितना उसके दिल में उतरना चाहता था? अब तो सांसों पर उसका कब्जा था और रूह पर भी। अब तो उसकी एक एक धड़कन उसका नाम पुकारती थी। अमाया और कितना चाहे जरियाम शाह को कि उसके एहसान उतर जाए। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे कमरे में दाखिल होते देखा। वो भागते हुए उसके सीने से जा लगी थी। अब क्यों इतनी मोहब्बत जता रही हो? जब मैंने कहा था मत सोना तो सो गई। वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग तरीन करते हुए उसे खुद में भींच लिया। वो मुझे नींद आ गई थी, उसने नरमी से जवाब दिया। झूठ मत बोला करो अमाया, कह दो नाराज़ थी मुझसे इसलिए मेरा इंतज़ार नहीं किया। वो सख्ती से बोला। सॉरी, उसने फ़ौरन कान पकड़े थे। जरियाम शाह माफ़ नहीं करता, सज़ा देता है। वो मज़े से बोला। तो मेरी सज़ा क्या है? रात को बताऊँगा। वो सोच कर बोला। आपका आज निकाह होगा? वो उसके सीने में मुँह छुपाए बोली, जब जरियाम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर सामने किया। जरियाम शाह अपनी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ अमाया जरियाम शाह का। कोई नहीं आएगा हमारे बीच, ना आज ना कभी ना आइंदा। ये वादा है मेरा, तुम वो एक एक लफ्ज़ पर ये वादा है मेरा, तुम वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता
उसके गालों पर फैले नमकीन मोतियों को अपने लबों से चुनने लगा। और अमाया को इस वादे से ज़्यादा यकीन और किसी पर नहीं था। ज़रिया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। उसके सीने से लगी अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। वो दिलकशी से मुस्कुराया। जानम, रात को करना, ये इजहार मोहब्बत में तफसील से जवाब दूंगा। वो शरारती से अंदाज में बोला तो अमाया शर्मा कर निगाहें झुका गई थी। दूसरी तरफ सब कुछ हो चुका था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे और मेहमानों के साथ ही दादा जान की टेंशन में इजाफा होना शुरू हो गया था। अब तक रिदम क्यों नहीं हवेली पहुंची थी? वो ड्राइवर को 1000 बार फ़ोन कर चुके थे, लेकिन ड्राइवर फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। क्या हुआ दादा जान, आप ठीक तो है? खैरियत तो है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जरियाम उनके पास आकर पूछने लगा। जरियाम, रिदम को तो अब तक यहाँ आप पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुँची और कमबख्त ड्राइवर भी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो उसे बताने लगे। आप परेशान मत हो, मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हुआ अब अंदर मेहमानों के पास चले, लोग बातें बना रहे हैं। वो उनसे कहकर फ़ोन लिए बाहर निकल गया, जबकि दादा जान अंदर मेहमानों के पास चले गए। ड्राइवर को फ़ोन नहीं लग रहा था, जबकि लोग अब उनकी बहू का बाकायदा तारुफ चाहते थे। अमाया को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया था। जब जरियाम ने बहुत एहतराम से उसके वालिदीन को लाकर उसके साथ बिठाया, अपने वालिदीन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जरियाम की मुस्कुराती निगाहों ने उसे सख्ती से ना रोने की ताकीद की थी। बाबा जान, आपकी लाडली तो पहुंची नहीं अभी तक, लेकिन लोगों को बातें करने का बहाना मिल गया है। अमाया कब से बैठी है स्टेज पर, लोग भी अब तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। प्लीज़ ये किस्सा तमाम करें। फैसल साहब उनके पास आकर बोले तो दादा जान भी उस फंक्शन को ख़त्म करने की नीयत से उठे। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता न था। अगर वो अमाया को बहू तस्लीम करके मुतारुफ ना करवाते तो उनकी बदनामी होती, जबकि जिस मकसद के लिए ये सब करवाया था वो तो पूरा ही नहीं हो सका। रिदम अब तक ना पहुंची थी, जिसके लिए वो अब मजीद परेशान हो गए थे। वो स्टेज पर आकर माइक थामते हुए जरियाम और अमाया को अपने पास बुला चुके थे। न जाने कौन से दिल से उन्होंने अमाया के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी बहू के रूप में सबसे मुतारुफ करवा दिया था। जरियाम तो खुशी से उनसे लिपट गया था, और जब फिर फंक्शन ख़त्म होते ही पहला मैसेज उसने उस ख़ास इंसान को किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ था। शुक्रिया दोस्त। उसे यहाँ कैद हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके थे जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई है। एक पल के लिए खौफ उसके पूरे जिस्म में सनसनी से दौड़ा गया था, लेकिन वो हिम्मत हार कर बैठ जाने वालों में से नहीं, बल्कि मुकाबला करने वालों में से थी। वो फौरन ही उठकर साइड टेबल पर पड़ा वास अपने हाथ में मजबूती से थाम चुकी थी और फिर दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला कोई भी शख्स उसके हाथ में मौजूद वाज का शिकार होने वाला था, और उसे इस बात का हरगिज़ कोई अफसोस नहीं था। वो जो कोई भी होगा इसी चीज़ को डिज़र्व करता था। उसने दरवाजे के हैंडल को घूमते हुए देखा और फिर अचानक दरवाज़ा खुला और उसके साथ ही उसने अपना हाथ ज़ोरदार तरीके से घुमाते हुए उसके मुंह पर मारना चाहा ही था कि सामने वाले ने उसका हाथ मजबूती से कैद कर लिया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी, बल्कि अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसे धक्का देने लगी। सामने खड़ा मजबूत शख्स भी उसके धक्का देने की वजह से ज़रा सा लड़खड़ाने लगा था, या शायद उसने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ही ढीला छोड़ रखा था। रिलैक्स गुड़िया, रिलैक्स, मेरी बात तो सुनो यार, तुम तो जान ही निकाल दोगी। वो उसके दोनों बाजू पकड़े उसे लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी सुन कहाँ रही थी। वो तो बस उसका कचूमर निकालने की तैयारियों में लगी हुई थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? मुझे जानते नहीं हो तुम? अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी नानी ना करवाई तो मेरा नाम भी रिदम नहीं। वो भरपूर लड़ते हुए बोली, जब अचानक ही सामने वाले ने अपने हाथ उसके बाजू पर तंग कर दिए। उससे हिलना तक मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे हाथों की नसें उसके मजबूत हाथों में कैद होकर रह गई हो। वो हिल तक नहीं पा रही थी। रिदम सागर काज़मी नहीं। उसने दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसका फिक्रा मुकम्मल करने की कोशिश की थी, जबकि उसके चेहरे की हैरानगी देखकर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हुआ था। जबकि वो आंखों की तरह उसका चेहरा देख रही थी। ये किसका नाम जुड़ा था? ये सामने खड़ा पुरकशिश आदमी उसके नाम के साथ क्या बोल रहा था? अगर हम आराम से बैठकर बात करें तो मेरा ख्याल है तुम्हारी आंखों में मौजूद हर सवाल का जवाब मैं आसानी से दे सकूंगा। वो उसके हाथों को छोड़ते हुए बोला तो वो ज़रा सा पीछे हट गई और पुरसुकून सा बेड की तरफ कदम बढ़ाता आराम से उस पर बैठ गया था। पहले अपना नाम बताओ, बजित थी।
नाम तो मेरा सैयद खुदाश काज़मी है, लेकिन तुम मुझे भैया, भाई या हरम की तरह वीरू कह सकती हो। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। हमारे गांव में घर से भागने वाली लड़की की एक ही सज़ा है कि उससे गुमराह करने वाले को सज़ाए मौत दे दी जाती है, ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। माजिद हुसैन हुक्मिया अंदाज में बोल रहे थे। शाह साहब, मुझ पर जुल्म ना करे, ये जुल्म ना करे शाह साहब, मैं मर जाऊंगी। हमने निकाह किया है शाह जी, हमने निकाह किया है। हम पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हैं। हम इस निकाह को नहीं मानते जो तुमने घर से भागकर अपने वालिद की मौजूदगी के बगैर किया है। वो गुर्राए थे। ये जुल्म है शाह जी, हमें बख्श दे, हमसे गलती हो गई। वो लड़की चिल्ला रही थी, जबकि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स उस पर रहम नहीं कर रहा था। ये प्यार, मोहब्बत, चाहत यहाँ के लोगों के उसूल नहीं थे। यहाँ पर तो सिर्फ दहशत थी। अफशीन जालीदार पर्दे के पीछे खड़ी इस लड़की की आह व पुकार सुन रही थी, जबकि उसका दिल खौफ से कांप रहा था। क्या इतना बेरहम था ये माशरा कि निकाह के बंधन में बंधे दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर रहा था। उस लड़की के वालिदीन उसे माफ़ करके अपने शौहर के साथ वापस आने का पैगाम दे चुके थे। उन लोगों को अपनी बेटी वापस चाहिए थी, लेकिन लड़की के चाचा ताया ने इस बात को जरगे में पहुंचा दिया था। और अब इस बात का फैसला माजिद शाह के हाथ में था, और कुर्बान काज़मी इस चीज़ के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि जिस लड़के के साथ ये लड़की घर से भागी थी वो उनका ड्राइवर था। और वैसे भी माजिद हुसैन के खिलाफ जाने को वो हमेशा तैयार रहते थे। ये अलग बात है कि जरगे से फैसले मानना उनकी मजबूरी थी। ये लड़की हमारे उसूलों के खिलाफ गई है, और हमारे उसूलों के खिलाफ जाने वाले का वही अंजाम होगा जो अब तक होता आया है। घर से भागने वाली लड़की का बस एक ही अंजाम है कि उसे कारी कर दिया जाए, और हम उसे कारी करते हैं। फैसला हो चुका था, और फैसला होते ही वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों ने हाथों में पकड़े पत्थर उस पर बरसाने शुरू कर दिए। अफशीन को इस लड़की की चीखों की आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही थी, और अपनी मोहब्बत का अंजाम भी उसके सामने ही था। यहाँ पर कोई नहीं था जो उस पर रहम खाता, उसके आंसू देखता, उसकी तकलीफ देखता, उसका बहता हुआ खून देखता। अगर किसी को नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ शाह साहब का हुक्म जो कि सुनाया गया था। ये लड़की मोहब्बत की सज़ा काट रही थी। इससे पहले उसके महबूब शौहर को भी आग लगाकर कत्ल कर दिया गया था। ये वो लोग थे जिनकी लाश को दफनाना तक ये लोग अपनी तौहीन समझते थे। ये वो लोग थे जिनके उसूल के खिलाफ जाने वालों को मुसलमान नहीं कहते, उन पर कब्र हराम कर देते हैं। और इस मासूम सी लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की थी। उसने अपनी मोहब्बत के लिए एक कदम उठाया था, और ये उसका आखिरी कदम साबित हुआ था। क्या ऐसा ही अंजाम अफशीन और सागर की मोहब्बत का होने वाला था? उसका दिल लरस रहा था, और अगले ही लम्हे वहाँ से भाग गई थी। वहाँ मौजूद औरतों ने हैरत से उसे जाते देखा था, लेकिन उसके आंसू सिवाय उसकी माँ के और कोई न देख पाया, और उन आंसुओं की वजह भी उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। दूसरी तरफ बाबा जान, अब तक रिदम का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं ये लड़की किस तरह निकल गई है। मेरा मतलब है ड्राइवर उसे किस तरफ ले गया है। फैसल साहब उनके पास आते हुए कहने लगे, जब से उन्हें पता चला था कि उनकी मरहुमा बहन की बेटी जिंदा है, तो वो तो जैसे सदमे में ही चले गए थे। उन्हें इस बात की कोई खुशी नहीं हुई थी। ये तो उनके चेहरे से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जरियाम और शायज़म गए हुए थे पता करने के लिए। यकीनन अच्छी खबर लेके आएंगे इंशाअल्लाह। वो सोफे पर बैठते हुए बोले थे, जबकि बाकी तो किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। चाची और तानिया तो अपने अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो अपनी मेडिसिन लेने के बाद अब आराम कर रही थी। वलीमे पर जन्नत भी आई थी, लेकिन सुबह सवेरे हानी को स्कूल जाना था। लेकिन उसका पेपर था तो जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसीलिए वो वापसी का सफ़र भी शुरू कर चुकी थी। जबकि जरियाम के दूसरे निकाह की तो उसे भनक भी ना लगी थी। जाना से पहले अमाया के कान में जरियाम सरगोशी करके गया था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक सोने की गलती हरगिज़ मत करना। उसके हुक्म के बगैर सोने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए कमरे में ही बैठी उसके इंतज़ार में एक एक पल गिन रही थी। मगर घर में इतनी बुरी सिचुएशन थी, और वो उससे इसी तरह सरापाए हुस्न बने अपने इंतज़ार में बिठा कर गया था, और अभी तक उसकी वापसी के कहीं कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे थे। दादा जान बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी में ना चाहते हुए भी उनके बेटे फैसल और वाजिद साहब उनके साथ ही बैठे थे।
माजी। नहीं सागर, इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है। मुझे अपना कल अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है। क्या आप नहीं जानते कि कल जरगे में क्या हुआ? उस लड़की को उसके शौहर के साथ कल कत्ल कर दिया गया। ये इनाम मिला है उसे उसकी सच्ची मोहब्बत का। उन दोनों ने निकाह किया था, एक दूसरे से पाकीज़ा रिश्ता कायम किया था। उसके वालिदीन माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उस गांव के सख्त कानून ने उन्हें माफ़ ना किया। हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारा भी वही अंजाम होगा। बेहतर है कि जुदाई की बात भी मत करना अफशीन, वरना मौत से पहले मौत आएगी। वो उसके कुछ बोलने से पहले ही बोल उठा था। तो आप क्या चाहते हैं बताएं मुझे। इस चीज़ का कोई हल नहीं है। हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे, और हमारा भी वही अंजाम होगा जो कल इस जरगे में इस लड़की का हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम्हें कारी कर दिया जाएगा या मुझे आग लगाकर कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन हम अपनी मोहब्बत तो निभाएंगे ना। क्या तुम मेरी मोहब्बत में मर नहीं सकती? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर जैसे उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने पर आया था। आपके साथ जीना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में आपके साथ मरना लिखा है तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन अपने वालिदीन की नाफरमानी कैसे करूँ? बेशक मोहब्बत में हर हद से गुजर जाना ही मोहब्बत कहलाता है, लेकिन जो मुझे आज तक मेरे वालिदीन ने दी है वो भी तो मोहब्बत है ना। मैं इस मोहब्बत को ठुकरा कर उस मोहब्बत के साथ कैसे आऊँ? वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अफशीन। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुमने क्या करना है। मैं तुम्हारे एक इशारे का मुंतज़िर हूँ। जिस दिन कहोगी तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊँगा। मुमकिन है कि हम कभी इन लोगों को मिले ही नहीं, और मुमकिन है कि 10-20 साल के बाद हम अपने अपनों के पास लौट कर आए तो उनके दिल नरम पड़ जाए। मुमकिन है कि आगे जाकर ये दकियानूसी रस्म रिवाज ख़त्म हो जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या तुम एक उम्मीद के साथ मेरे साथ नहीं आ सकती? उसके हज़ारों दलाइल पर उसने बस एक सवाल किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ वो उसके साथ उसके घर में कदम रख चुकी थी। वो उसके कहने पर यहाँ उसके साथ क्यों आ गई थी वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उस घर में कभी भी कदम नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उसे बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ समझना था। उसने कहा था कि तुम्हारा घर ये है और वो नहीं जहाँ तुम्हें ले जाया जा रहा था। इसलिए बेहतर है कि तुम वहाँ रहो जहाँ तुम्हारा हक है। वो कहाँ से कहाँ आ गई थी यहाँ आते हुए। उसके दिल में कोई एक पल के लिए भी कोई खुशगवार एहसास न आया। अपने माँ बाप के कातिलों के लिए उसके दिल में भला कौन सी गुंजाइश निकलती। हाँ, उसे पता चल चुका था कि नाना जान जिन दुश्मनों की बात करते थे ये वही दुश्मन लोग थे जिनके घर में वो इस वक्त अपने कदम रख चुकी थी। वो सिर्फ 6 बरस की थी, लेकिन वो भूली कुछ भी नहीं थी। अपने माँ बाप के कातिलों के चेहरे तो आज भी उसे हर रात ख्वाब में नजर आते थे, और अब वो हर चेहरा बेनकाब करने आई थी। आओ रिदम, ये है तुम्हारा घर, तुम्हारा असल मकाम। तुम इस घर की बेटी हो, तुम काज़मी ख़ानदान की बेटी हो। वो उसका हाथ थामे उसे घर के बीचों बीच ले आया था, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दादा जान बिना अपनी हालत की परवाह किए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल आए थे। खुदाश, वो बस इतना ही कह सके। दादा जान देखिए, ले आया मैं आपकी पोती को, मुस्कुराते हुए उन्हें बताने लगा, जबकि ये शाम अहमर काज़मी की तरह रिदम सागर काज़मी की निगाहों में भी अपने लिए बेपनाह नफरत देखकर उनके कदम वहीं रुक गए थे। ये तुम क्या कह रही हो बेगम? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मेरी बेटी कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुमने उसके मुंह से ये सब कुछ सुना है कि मेरे सामने बकवास कर रही हो? वो अपनी बेगम के सामने खड़े उन्हीं के खिलाफ हो गए थे। अपनी बेटी के बारे में ये अल्फाज उन्हें हरगिज़ पसंद न आए थे। मैंने किसी के मुंह से नहीं शाह साहब, बल्कि आपकी अपनी बेटी के मुंह से सुना है। उसने खुद मुझे बताया है कि वो कुर्बान काज़मी के बेटे से मोहब्बत करती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता है, और वो भी उस मोहब्बत का इतना ही दावेदार है जितनी कि हमारी बेटी। उसने हमारी बेटी को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। वो कहती है कि वो उसके लिए किसी भी हद को पार कर जाएगी, और मुझसे ज़िद कर रही है कि मैं ये बात आपके सामने करूं, जबकि मैं उसे साफ अल्फाज में बता चुकी हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारे बाबा ने तय कर रखा है। इसलिए बेहतर है कि अपने दिमाग से सारी उल्टी सीधी सोचें निकाल दो। लेकिन इस पर तो जैसे मोहब्बत का बुत सवार है। उस लड़के ने हमारी बेटी का दिमाग ख़राब कर लिया है। बेहतर है कि आप जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करें।
अम्मा अफशीन के सामने भी इस बात को साफ लफ्ज़ों में कह चुकी थी कि जैसे वो चाहती है वैसे कभी भी मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके बाबा से सिर्फ एक बात ज़रूर करेगी जिसका नतीजा वो पहले ही जानती है, इसीलिए किसी अच्छे की उम्मीद लगाकर बैठें। और वैसा ही हुआ था जैसा उन्होंने कहा था। वो खुद भी काज़मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के हक़ में हरगिज़ नहीं थी, इसीलिए अपने शौहर के कान में ये बात डालते हुए उन्होंने एक मज़बूत मशवरा भी दे दिया था, जो माजिद साहब को काफ़ी पसंद आ रहा था। तुम ठीक कहती हो बेगम, मुझे जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। काज़मी ख़ानदान के लोगों ने अब यह हरबा आजमाया है मुझे नीचा दिखाने का, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। मेरी बेटी वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। मैं आज ही इसके रिश्ते की बात चलाता हूँ। वैसे भी ज़रीना माजिद हुसैन की बहन काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुकी है कि अब अफशीन बड़ी हो गई है तो उसकी शादी के बारे में सोचा जाए। मेरे ख्याल में अब उनको कोई माकूल जवाब दे देना चाहिए, वो फैसला करते हुए बोले थे। दूसरी तरफ, कैसे हो माजिद शाह? अपने फ़ोन पर आने वाले कुर्बान काज़मी के नाम को देखकर वो चाहकर भी नज़रअंदाज ना कर सके। काम की बात करो, कुर्बान काज़मी क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे? वो बेहद ख़तरनाक तेवर लिए हुए बोले। हाँ, सही कहते हो तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, लेकिन अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये बात सुन लो जो तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। उनका लहजा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन उनका अंदाज सामने वाले को किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? वो खुद को उनकी बात कहने को तैयार कर चुके थे। हमारी पोती को बहुत सालों तुमने हमसे छुपा कर रखा, लेकिन आज वो हमारे पास हमारी हवेली में बिल्कुल महफूज है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख लेंगे। वो उनकी समातों पर जैसे बम फोड़ गए थे। ये मुमकिन नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कुर्बान काज़मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी नवासी को एक ज़रा सी तकलीफ भी हुई, मैं तुम्हारी हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगे थे। जब भी जरियाम और शायज़म वापस लौटे, लेकिन दादा जान को इस कदर गुस्से में देखकर उनके पास आ चुके थे। वो उनके गुस्से की वजह को समझ चुके थे, जबकि गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए वो परेशान से अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। क्या हुआ दादा जान, आप ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? क्यों फ़ोन किया था कुर्बान काज़मी ने? वो उनके पास बैठकर पूछने लगे। ये बताने के लिए कि उसने हमारी नवासी को हमसे छीन लिया है हमेशा के लिए, काज़मी हवेली में ले गए हैं। वो हारे हुए लहजे में गोया हुए तो ज़रियाम ने ज़मीन पर निगाहें झुकाकर अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। उसकी मुस्कुराहट शायज़म से छुपी ना रह सकी, लेकिन वो वजह पूछे बिना फ़िलहाल दादा जान को दिलासा देने लगा। नहीं अम्मी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं आपको बाबा जान के सामने सागर काज़मी के बारे में बात करने के लिए कह रही हूँ, और आप किसी और का रिश्ता ले आई है। अम्मी जान, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके अलावा और किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझसे मेरी मोहब्बत ना छीने, मैं उस शख्स के बिना नहीं रह सकती। वो अपनी माँ के सामने खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अफशीन मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी उस शख्स के साथ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, और तुम्हें इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी। ये हमारी ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। अगर हम तुम्हें ख़ानदान से बाहर भी कहीं पर देने के बारे में सोचे तो भी वो काज़मी ख़ानदान हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारा रिश्ता बचपन से ही तुम्हारी फूफू के बेटे के साथ तय है, और तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी हर कीमत पर वहीं पर करेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम भी अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दे रही थी, वो उसे सच का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। ये कोई नई बात तो ना थी। यहाँ तो ऐसा ही होता आया था और आगे भी ऐसा ही होना था। इस ख़ानदान की हर लड़की की शादी इस ख़ानदान के मर्दों ने अपनी मर्ज़ी से की थी। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि अफशीन को उसकी मर्ज़ी करने दी जाती? वो भी उसी ख़ानदान की लड़की थी और उसे भी यही करना था जो उससे पहले सब कर चुकी थी। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अम्मी जान, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे किसी और से? ऐसा ही होता है और होता आया है और ऐसा ही होगा। तुम कोई आसमान से नहीं उतरी। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें मोहब्बत से पाला है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी। सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर उसने तुम्हें तालीम दिलवाई है। कम से कम उस चीज़ की तो लाज रख लो। तुम जानती हो तुम्हारी तालीम के हक़ में कोई भी नहीं था। तुम्हारा बाप अकेला लड़ा रहा।
अपने बेटों तक के खिलाफ हो गया था, सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के खातिर, तुम्हें तालीम दिलवाने की खातिर उसने बहुत बातें सुनी है। हर कोई उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन वो पीछे ना हटे, क्योंकि तुम्हारी तालीम तुम्हारा ख्वाब था और तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने अपना हक अदा किया है। अब तुम्हें अपना बेटी होने का हक अदा करना होगा। तुम्हें वही करना होगा जो उनका हुक्म है। तुम इनकार नहीं कर सकती। अम्मा जान उसकी बात काटते हुए बोली थी। अम्मा जान, बाबा मेरी हर बात मानते आए हैं। उनसे कहे मेरी आखिरी बात मान ले। सिर्फ एक बार वो सागर से मिल ले। मैं जानती हूँ वो उनसे मिलकर मुतमईन हो जाएंगे। वो अपनी माँ के पैर पकड़ने को तैयार थी, लेकिन उसकी माँ तो बस उसके बाप का हुक्म सुनाकर जा चुकी थी और जाते जाते उसे ये भी बता चुकी थी कि अब उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका निकाह होगा। खुद खुदाश रात को कमरे में आया तो उसे दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद में सोते हुए पाया। वो भी फ्रेश होकर उसके साथ ही आकर लेट गया था। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि उनके दरमियान इतनी दूरियां आ गई थी। शादी के अव्वलीन दिनों की बेताबी कहीं दिल में दबी रह गई थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन वो अपने और उसके दरमियान पैदा हुआ बचपन से लेकर जवानी तक का फासला तय कर चुका था और उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक तो दे चुका था, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले ही सब कुछ बदल गया था। कितना चाहता था वो उसे, कितनी मोहब्बत करता था वो उससे। अगर ये मगरूर लड़की जान जाती तो कभी उसकी मोहब्बत पर सवाल नहीं उठाती। बचपन से लेकर अब तक उसने अपने दिल के दरवाजे सिर्फ उसी के लिए खोल रखे थे। किसी और की तरफ निगाह उठाकर देखना भी उसके लिए अपनी मोहब्बत से बेवफाई थी। वही तो थी जिसे वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से अपने दिल की मलिका बनाए बैठा था, और इस अनजान को खबर तक नहीं थी कि वो किसी के दिल पर हुकूमत करती है। हरम को लेकर जिस तरह वो जज्बाती हुई थी, ये उसके लिए कोई हैरान कुन बात नहीं थी। वो शुरू से ही हरम को लेकर काफ़ी ज़्यादा टची थी और वो उसे सब कुछ बता भी देना चाहता था, लेकिन दादा जान ने उसे कसम दे रखी थी। उन्होंने फ़िलहाल ये बात किसी से भी कहने से मना कर दिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दिशम के ज़रिए ही सही घर में ये बात किसी को भी पता चले। वो तो उसे अम्मा जान को भी नहीं बताने से मना कर चुके थे, लेकिन वो अपनी माँ पर ये सितम नहीं कर सकता था। वो उसकी तरफ करवट लिए उसके हसीन चेहरे को देखने लगा था। उसकी नाक में चमकता हीरा बुरी तरह उसका चैन व करार लूट गया था, जिसे छूने की ख्वाहिश उसके दिल में मचल उठी थी। अपने तमाम तर जज्बात पर लगाम डालते हुए भी वो पीछे ना हट सका। उसकी नाक में चमकती हुई मोती को चूमते हुए वो उसके होठों के करीब हुआ आया ही था। वो उन नाजुक गदास लबों पर अपनी मोहब्बत की महर सबत करने को बेकरार था, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के बजाय वो उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करते हुए करवट बदल गई और खुदाश काज़मी उसकी इस गुस्ताखी को गुस्से से देखता रह गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया दिशम, खुदाश काज़मी, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मेरी मासूम सी ख्वाहिश का गला घोट कर कौन सी खुशी हासिल कर ली तुमने। वो उसके घने आबशार बालों को देखता हुआ सर्द लहजे में बोला और तेज़ी से अपनी सिगरेट की डिब्बी उठाता कंबल फेंकने वाले अंदाज में बालकनी की तरफ चला गया। उसकी आंखों की लर्जिश से ये तो जान ही चुका था कि वो जाग रही है। वो अपनी ये ख्वाहिश ज़बरदस्ती भी पूरी कर सकता था, लेकिन उस लड़की का गुरूर वो तोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, ये सच था, उसकी हर अदा, उसके साथ उसका ये मगरूराना अंदाज भी खुदाश काज़मी के दिल पर क़यामत बनकर उतरता था। दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते से अफशीन यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, जिस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान था। कहीं घर में पता तो नहीं चल गया उन दोनों के बारे में। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अफशीन के साथ कितना गलत हो सकता है, वो इसका अंदाज़ा लगा सकता था। उसे अफशीन से मिलना था किसी भी कीमत पर। उसका एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी से गैर हाजिरी का मतलब यही था कि कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। वो उससे रब्ता करना चाहता था और ये भी जानता था कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। वो मोहब्बत के इस मकाम पर आकर रुका था जहाँ से वापस पीछे देखना तो मोहब्बत की तौहीन होगी। वो घर वापस आया तो बाबा और अपने भाइयों को शाह खानदान के खिलाफ साजिशें करते हुए पाया, और वो जानता था ये सिर्फ उसके घर नहीं होता, बल्कि इस घर में भी यही कुछ देखने को मिलता होगा। ये दोनों खानदान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। शायद ये दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। इस दुश्मनी ने हर मोड़ पर बढ़ना ही था, कम नहीं होना था, और उसे कम करने के बारे में वो कुछ सोच भी नहीं रहा था। इस वक्त तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का ख्याल था। कैसे भी वो अफशीन से मिलना चाहता था जब उसे अपने घर का मुलाजिम आता हुआ नजर आया।
कुछ दिन पहले उसे पता चला था कि उसकी बहन आजकल शाह खानदान में काम कर रही है और यकीनन उसका काम हवेली के अंदर ही था। वो उसकी मदद ले सकता था, शायद अफशीन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए शख्स की बहुत मदद कर सकता था। उसने अपने मुलाजिम को भेजकर उसे अपने कमरे में बुलाया था और अगले ही 10 मिनट के अंदर ही उसके कमरे में हवा हाजिर था। जी साहब जी बोले, आपने याद फरमाया। वो अदब से सलाम देते हुए उसके सामने रुका था। शाह खानदान वालों के साथ तुम्हारा किसी तरह का कोई राब्ता है? वो उसे देख कर पूछने लगा, जबकि उसके अंदाज से मुलाजिम को यही लग रहा था कि वो उसकी वफादारी पर शक कर रहा है। अल्लाह की कसम शाह जी, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी उनके सामने गया हूँ। वो उसके सामने बैठकर अपनी सफाई देने लगा था। देखो आबिद, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ तुम्हारी जिस बहन की शादी 6 महीने पहले हुई है वो आजकल शाह हवेली में काम मुलाजमा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तुम्हें अपनी बहन के ज़रिए मेरा एक काम अंजाम देना होगा। वो उसे देखते हुए बोला तो उसकी आंखों में खौफ आने लगा। और इस काम के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मुंह मांगी कीमत दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता या इनकार के बारे में सोचता, वो उसे एक अच्छी ऑफर कर चुका था। लेकिन हमें करना क्या होगा? वो परेशानी से उसे देखते हुए बोला था। वो उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा था तो यकीनन काम कोई छोटा तो हरगिज ना होगा। लेकिन फिर भी वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी बहन को मेरा एक पैगाम देना है। वहाँ की अफशीन बीबी यानी माजिद शाह की इकलौती बेटी को देना होगा और ये काम इतनी खामोशी से होना चाहिए कि किसी तीसरे को इसकी भनक भी ना पड़े। वो उसे मोहतात रहने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ न जाने रात वो कब सो गई थी। वो दोनों तो कोई फिल्म देख रहे थे। अब उसकी आंख खुली तो बेड पर थी। उसने कितने अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो तो उसी बात पर बहुत खुश थी। शायद वो अब तक चला गया होगा। वो बेड पर लेटी यही सब सोच रही थी जब उसे किचन से आवाज़ आई। कहीं उस्मा अपने लिए नाश्ता तो नहीं बना रही? उसकी पहली सोच उधर ही गई थी। उसके अंदर खौफ आया, लेकिन फिर उस्मा को देखने की ख्वाहिश दिल में क्या आई। वो आहिस्ता आहिस्ता नंगे पैर वॉशरूम आई। अपने हाथ और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारकर दांत साफ करके कमरे से निकलते हुए किचन की तरफ जाने लगी। लेकिन उस्मा की जगह ये शाम को नाश्ता बनाते देख उसकी पहली नज़र घड़ी की तरफ उठी थी। अभी तो सिर्फ 7 बज रहे थे और उसे लगा कि वो चला भी गया होगा। गुड मॉर्निंग, मुझे लगा आप चले गए हैं। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसके साथ ही खड़ी हो गई थी। कल के बाद तो उन दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी। उसके मुस्कुराने पर ये शाम भी उसे विश करने ही लगा था कि उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट अपने आप गायब हो चुकी थी। वो अपना काम वहीं छोड़ते कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसे जाते हुए देखने लगी। शायद वॉशरूम में गए होंगे, लेकिन ये कहीं मेरे आसरे पर तो नहीं छोड़ गए। मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता। वो तवे पर पड़े हुए पराठे को देखते हुए सोचने लगी जब उसे वापस आते हुए देखा। उसके हाथ में उसके बूट थे जो कि बहुत नरम मुलायम रवि रवि से बने थे और साथ ही उसका कोट मफलर गरम ऊनी टोपी और पता नहीं क्या क्या। कमरे से निकलने से पहले अपना ख्याल रखा करो। आज के बाद इस तरह कमरे से बाहर मत निकलना। कमरे के अंदर हीटर ऑन है, बाहर नहीं, सर्दी लग जाएगी। वो कोट निकाल कर उसे अपने हाथों से बच्चे की तरह पहनाने लगा। साथ ही हाथ बढ़ाकर सिलेंडर गैस बंद कर दिया। कोट पहनाने के बाद वो गर्दन में उसका मफलर लपेटता उसके सर पर टोपी पहना चुका था और फिर उसके हाथों की बारी थी। जहां उसे गर्म ऊनी ग्लव्स पहनाने के बाद उसे जूते पहनने का इशारा किया था, जिसे हरम के ना समझने पर वो खुद ही नीचे बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो अपने शूज़ नहीं पहन सकती। वो जल्दी जल्दी जूते पैरों में डालते हुए बोली तो वो खुद उठकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ, मुस्कुराते हुए बोला। आपने मुझे भालू बना दिया है। वो सामने ही फ्रिज के शीशे पर अपना अक्स देखते हुए खिलखिलाई थी। सर्दी बहुत है ना जान। वो टेबल पर उसके लिए बनाया पराठा रखते हुए कहने लगा। मेरा नाम हरम है। उसने फिर से याद दिलाया। ओके हरम जान, अब नाश्ता शुरू करें। वो उसके अंदाज पर दिलकशी से मुस्कुराया, जबकि उसके हाथ जो ग्लव्स में कैद थे उन्हें देखते हुए खुद ही निवाला बनाकर उसके लबों के करीब ले गया। वो जो अपने हाथ आज़ाद करवाने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, उसके मेहरबान अंदाज पर फौरन किसी नन्हे से बच्चे की तरह मुंह खोलकर उसके हाथ से खाना खाने में मसरूफ़ हो गई थी।
वो तो कुछ ही दिनों में उसे हैरान कर गई थी। वो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल थी, बीवी की तरह तो नहीं, बल्कि किसी मासूम से दोस्त की तरह वो उसके पास थी। जबकि उसका हर अंदाज जो उसके लिए बहुत ज़्यादा था हैरानकुन था, नज़रअंदाज किए बस अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारने में मसरूफ़ था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।